आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में भ्रष्टाचार किस तरह से हमारी जिंदगी में घुल गया है, इसकी बानगी है ये रिपोर्ट जो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की तमाम कोशिशें कर चुके। सरकार ने नोटबंदी का ऐलान भी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर पाना ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारी रग रग में, हमारी नस नस में घुसा हुआ है। जो देश अपने बच्चों के भविष्य और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो सरकारी अधिकारी बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल सकते हैं, जो उनके नाम पर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ऐसे देश के बारे में क्या वाकई में बहुत अच्छा कहा जा सकता है? सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मिड डे मील खाने में मिलता है, लेकिन जब बच्चों के खाने में मरे हुए चूहे, छिपकली, गिरगिट, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ये तमाम चीजें मिलें तो आप क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली की यह घटना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली के मिड डे मील स्कीम में मरा हुआ चूहा निकला, जिसके वजह से कई बच्चे बीमार पड़ गए। दिल्ली की सरकार कहती है कि हम आम आदमी की भलाई के लिए काम करते हैं क्योंकि हम आम आदमी पार्टी हैं। जरा आप सोचिए, जिस सरकार के मातहत काम करने वाले लोग बच्चों की जिंदगियों के साथ इस तरह से खेलते हैं, मिड डे मील स्कीम में मरे हुए चूहे और इस तरह की चीजें निकलती हैं। क्या है ये देश? क्या हमें अपने ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर भारी लापरवाही। बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने में मिला मरा हुआ चूहा। मिड डे मील से स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत। ये खबर आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी है। ये आपको सावधान करने वाली खबर है। अगर आपके बच्चे को भी मिड डे मील दिया जाता है तो ये खबर आप ध्यान से देखिए। ये खबर किसी छोटे शहर या कस्बे की नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर खाना परोसा गया, उसमें मरा हुआ चूहा मिला। जैसे ही बच्चों को दोपहर का खाना परोसा गया, बच्चों ने खाना खाने के बाद उल्टियां करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। बाद में जब खाने की जांच की गई तो उसमें मरा हुआ चूहा नजर आया। चूहे वाला खाना खाकर स्कूल के 9 बच्चे बीमार पड़ गए। इस लापरवाही पर दिल्ली सरकार भी अब सख्त तेवर दिखा रही है। नहीं, सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है। उसके खिलाफ हमने रात को एफआईआर करवा दी है और उसकी सुबह से किचन सारी इंस्पेक्ट कराई है। उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों को ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। जी, कभी एमसीडी स्कूल और अब दिल्ली सरकार का स्कूल, इस पर किस तरीके की जितने भी यहाँ ऐसी सख्ती लेंगे कि आगे सबको सबक मिलेगा कि कोई बच्चों की जिंदगी से इस तरह से न खेले। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों ने मरे हुए चूहे वाला मिड डे मील खाया था, अब उन बच्चों की तबीयत में सुधार है। लेकिन विपक्ष इस घटना के बहाने दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गया है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे दिल्ली में कोई भी बच्चा वो ऐसा मिड डे मील खाए जिसके अंदर की मरा हुआ चूहा पाया जाए। इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में जिस तरह बच्चों के मिड डे मील को लेकर लापरवाही बरती गई, उससे बच्चों की जान भी जा सकती थी। मिड डे मील में निगरानी का जो सिस्टम दिल्ली सरकार के जिम्मे है, वो भी सवालों के घेरे में है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बच्चों को खाना देने से पहले उसकी ठीक तरह से जांच क्यों नहीं हो रही। टीम न्यूज़ नेशन। और हम आपको बता दें कि हम सब वो तमाम लोग जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, हम अपनी कमाई का 0.5% सरकार को देते हैं ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। कहां जाता है वो पैसा? सरकार उसका क्या करती है? इसके साथ साथ हम आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि दरअसल मिड डे मील स्कीम है क्या। ये एक योजना बनाई गई कि वो तमाम घर सरकारी स्कूल में जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, जहां खाने की दिक्कत होती है, वहां ये एक प्रोत्साहन के तौर पर काम करेगा कि बच्चे स्कूल आए, उन्हें खाने का सामान मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पोषण मिले, जिसकी वजह से बच्चे मेधावी हो, आगे बढ़कर बाहर निकले। लेकिन क्या होता है मिड डे स्कीम में, ये देखिए। मिड डे मील स्कीम में यह प्रायोजित है कि कम से कम एक वक्त का खाना, दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 450 कैलोरी हो 5वीं क्लास तक के बच्चे के लिए, और उसके साथ साथ 750 कैलोरी हो उन बच्चों के लिए जो 8वीं तक पढ़ते हैं। और ये तमाम मानक है जो कि पहले से स्थापित है। लेकिन ऐसा होता है, यह हम आपके साथ दावे के साथ कहते हैं, नहीं। चाहे आप बिहार की बात करें, चाहे आप उड़ीसा की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप दिल्ली की बात करें,
पूरे देश के किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, बिहार के उस तस्वीरों को आप आज भी नहीं भूल सकते जहां 25 बच्चे मिड डे मील स्कीम का खाना खाकर मर चुके थे। आखिरकार जो देश अपने भविष्य को नहीं संवार सकता, जो अपने बच्चों का नहीं हो सकता, वो किसका होगा? ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, ये विचार हम आपके सामने छोड़ते हैं। खुद तय कीजिए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, जो बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी ये खबर। प्रियंका गांधी एक बार फिर चुनाव मंच पर आ गई। जी हां, कांग्रेस को इस बात का इंतजार था। ऐसा माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम से कम 110 विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन लगता है कि सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक वो सीमित रहेंगी। लेकिन जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किए और जो राहुल गांधी के बदले हुए सुर दिखाई दिए, उसी मंच पर जहां प्रियंका गांधी मौजूद हैं, प्रदर्शित करता है कि जब भाई बहन की जोड़ी एक साथ होती है तो इनका रंग अलग होता है। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? रिश्ता बोलने से नहीं बनता है। क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है? वही मुस्कान, वही अंदाज और वही अंदाजे बयां। करीब 3 साल बाद एक बार फिर भाई बहन एक मंच पर नजर आए। रायबरेली के रण में हाथ और साइकिल के साथ के लिए वोट मांगा। रायबरेली में प्रियंका खामोश रहीं, लेकिन महाराजगंज में हमलावर हो गईं। अब जनता से अहम रिश्ता तो वोट का ही है, इसलिए अपने अपने तर्क हैं और अपना ही अंदाज है। सियासत में भावनाओं का घालमेल है। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को माई बाप बता रहे हैं और प्रियंका इस रिश्तेदारी पर रार छेड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। मुझे वाराणसी के लोगों ने गोद दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? कोई बेटा है, कोई बेटी है और कोई बहू है, और सब इतने बड़े हैं कि देखने के लिए सिर ऊंचा करते करते कमर झुक जाए। लेकिन शायद राजनीति में आजकल रिश्तों का ही बोलबाला है, इसलिए एक नेता अपना रिश्ता जोड़ता है और दूसरा अपना। जिस रिश्तेदारी पर प्रियंका ने महाराजगंज में सवाल दागे, उस पर रायबरेली में राहुल भी तंज कसते नजर आए। गंगा मां से कहा मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है। 2014 में कहा बनारस को बदल दूंगा, वायदे किए। मोदी जी, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। चुनाव के कुरुक्षेत्र में बातें बहुत होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुनता है, पर जनता जानती है कि बेटा बेटी के पैर में ना उसका भला होना है ना होगा, इसलिए वोट का बटन वो जरूर दबाएगी, पर शायद रिश्तों से दूर रहकर। रायबरेली से विनोद मिश्र के साथ टीम न्यूज नेशन। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मौका होता है जब आम जनता के पास यह अधिकार होता है कि वो अपनी मनमर्जी की सरकार चुने, अपने मनमर्जी के नेताओं को चुने। इसलिए विभिन्न रंग दिखाई देते हैं चुनाव में। तो आइए जरा आपको ले चलते हैं वाराणसी। भोले बाबा की इस नगरी में चुनाव प्रचार का एक अलग अंदाज है, एक अलग अभियान है। बनारस की बात ही कुछ अलग है। ये शहर बोलता नहीं, बस कर दिखाता है, और आप बनारसी हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बनारस में हैं। किशन कन्हैया अखिलेश भैया और राधा डिंपल यादव, ये किसी पोस्टर में छपे शब्द नहीं, चुनाव प्रचार का अजब गजब रंग है। काशी नगरी का ये अनूठा चुनावी रंग कहीं और नहीं दिखता। पूरे बदन पर
टैटू के जरिए अखिलेश यादव की पार्टी के प्रचार का ये आइडिया बनारस में ही दिख सकता है। इनकी पीठ पर बने टैटू में एक ओर अखिलेश यादव की तस्वीर है, बीच में डिंपल यादव की तस्वीर और दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव का टैटू है और कमर के पास एसपी का चुनाव निशान साइकिल छाप। अखिलेश सरकार की सत्ता में वापसी के लिए विनोद जायसवाल ने अपने बदन को चुनावी पर्चा बना डाला। अब इनसे मिलिए मूंछों को संवारते हुए नामांकन स्थल पर ये तहकीकात करने पहुंचे हैं कि सोमवार को इन्हें नामांकन करना है या नहीं। इनका नाम है राका। इनकी आगे की तारीफ खुद सुनिए। यहाँ तो विनाश का गंगा, चुनाव में सब कहते थे खर्चा, 5 साल जनता के आंखी में डालो तो मर्चा। राका गुरु के चलो तो चर्चा, हम पिंडरा विधानसभा से भरत विधायकी के पर्चा। गले में दर्जनों मालाएं डाले 2 सवारी को लेकर नामांकन करने पहुंचे ये हैं बुधूराम। रिक्शा चालकों की आवाज बनकर चुनाव जीतने की हसरत लिए बुधू ने भी नामांकन किया है। वाराणसी में आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। तब तक इस काशी नगरी में और भी कई ऐसे नेताओं के रंग देखने को मिलेंगे। काशीनाथ शुक्ल, न्यूज नेशन, वाराणसी। जहां चुनाव की रंगीलियां हैं, वहीं पर कुछ एक ऐसे रिश्ते होते हैं जो ना निगले जाते हैं ना छोड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कुछ ऐसा ही संबंध है। सबसे पुराने सहयोगी हैं ये दोनों पार्टियां, लेकिन बीएमसी चुनाव को देखते हुए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब ऐसा मनमुटाव है कि खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द शिवसेना के तमाम सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देंगे। और इसके साथ साथ मुंबई में जो हो रहा है वो प्रदर्शित करता है कि जब दोस्ती अच्छी रहती है तो बेमिसाल होती है, और जब खटास आती है तो दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट जाता है। मनोज तिवारी की कार पर हमला, किरीट सोमैया के घर हंगामा। बीएमसी चुनाव से पहले संग्राम है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे पर संगीन इल्जाम लगा है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने दोनों पर पैसे और साड़ी बांटने का आरोप लगाया और कार्यालय पर हंगामा किया। गुस्साए कार्यकर्ता कार्यालय में घुस गए। बाद में इसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई। हालांकि बीजेपी सांसद ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को गलत बताया है। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि शिवसेना इतनी डर गई है कि मुंबई क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। मैं आरपीआई के एक कार्यकर्ता के घर उसके पिताजी की सर्जरी हुए देखने गया, मुश्ताक बाबा के घर पे चाय पीने गया, तो उतने में इतनी बड़ी अफवाह फैला दी इन लोगों ने। उधर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी से मुंबई में कुछ लोगों ने बदसलूकी की। मनोज तिवारी का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी कार का शीशा तोड़ दिया और उन्हें बीएमसी चुनाव से दूर रहने की धमकी दी। जो हमारी एक एंडीवर गाड़ी है उसका दाहिने का पूरा मिरर पत्थर से कुछ के तोड़ा गया और उसमें एक चिट लगाई गई जिसमें ये लिखा गया, मनोज तिवारी मुंबई में प्रचार बंद कर दो वरना अभी शीशा तोड़ा है, बाद में तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे, यू नो अस, ऐसा करके लिखा उसमें। हालांकि मनोज तिवारी पर हमला किसने किया ये साफ नहीं, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले हंगामा पुरजोर है। सोमैया के घर शिवसेना का हंगामा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी वाले सामना पर बैन की मांग कर रहे हैं। जाहिर है बीएमसी की जीत से बीजेपी शिवसेना में बड़े भाई का फैसला होना है, इसलिए दोनों कोई मौका छोड़ नहीं रहे और चुनाव तक संग्राम जारी रहेगा, ये भी तय है। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेडिएशन टावर्स हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। इस बारे में कई रिसर्च आती रहती हैं, लेकिन अभी तक कुछ सत्यापित नहीं हो पाया कि दरअसल उसका असर कितना होता है इंसानों पर। लेकिन उत्तराखंड में मधुमक्खियों पर मोबाइल फोन के रेडिएशन और मोबाइल टावर्स के रेडिएशन का असर कितना है यह साबित जरूर हो गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि मधुमक्खियों की संख्या उत्तराखंड में बहुत कम हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में मधुमक्खियों का पालन खासकर किया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का मध पैदा किया जा सके, लेकिन शहद के इस कारोबार पर अब मोबाइल फोन और मोबाइल टावर्स की मार पड़ रही है। अब आप इसी से समझ जाइए, अगर मधुमक्खियों पर असर पड़ रहा है तो क्या हम इंसानों पर
मोबाइल टावर रेडिएशन का असर नहीं पड़ता होगा? देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबो हवा सेहत के लिहाज से अच्छी मानी जाती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ की आबो हवा भी प्रदूषित हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है मधुमक्खियों की आबादी पर। पेड़ों पर, घर के छज्जों पर और पानी की टंकियों पर दिखने वाले मधुमक्खियों के छत्ते अब गायब होने लगे हैं। रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों की तादाद में 50% तक गिरावट आई है। लगभग 50 से 60% कमी आई है। जहां वर्तमान में जहां हमेशा ही ट्रेडिशनली छत्ते लगा करते सेमल के पेड़ों में 40 छत्तों जहां ऑब्जर्व किए गए हैं, वहां पे आज आपको एक भी छत्ता नहीं मिल रहा है। तो एक गंभीर इंडिकेटर के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं और उसी तहत हम लोग इसके ऊपर फंड बना रहे हैं। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन आय का बड़ा जरिया रहा है। यहाँ शहद उत्पादन से लाखों लोग गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब देवभूमि में शहद के कारोबार पर संकट खड़ा हो चुका है। जानकारों के मुताबिक मधुमक्खियों के सबसे बड़े दुश्मन मोबाइल टावरों से होने वाले रेडिएशन। हाई रेडिएशन अगर आता है वर्कर बी के पास तो वो अपना रास्ता भूल जाती हैं और उसकी वजह से उनका बी हाइव जो है वो डैमेज हो जाता है। कुछ वक्त पहले अमेरिकी शोधकर्ता ने हिंदुस्तान में हो रहे टावर रेडिएशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि टावरों के बढ़ते जाल से रेडिएशन भी बढ़ रहा है। रेडिएशन सीधे सीधे मधुमक्खियों के छत्तों पर असर डालता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियां रास्ता बदल लेती हैं या फिर उस जगह को छोड़ देती हैं। एयर पोल्यूशन की भी बात कही गई है। साथ ही में जो खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ करता है लोग, सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बताया गया है वहाँ पे। और एक संभावना ये भी जताई है कि मोबाइल के जो रेडिएशंस होते हैं उससे डिसओरिएंटेड हो जाती है ये मधुमक्खियाँ। दूसरी ओर फल फूल की खेती में कीटनाशकों का बढ़ रहा इस्तेमाल मधुमक्खियों के लिए काल बन रहा है। हल्द्वानी से दिनेश मानसेरा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।